Hello students, welcome back. Today in this lecture, we are going to discuss NCERT problems of chapter number 3, that is electrochemistry. We begin with the first problem. The first problem says that arrange the following metals in the order in which they displace each other from the solution of the salt. The metals that are given to us is aluminium, copper, iron, magnesium and zinc. इन मेटल्स को अरेंज करना है इन दी ऑर्डर ऑफ देयर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. कौन सा मेटल सबसे ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शो करेगा और कौन सा मेटल सबसे कम डिस्प्लेसमेंट शो करेगा. तो इनमें से जो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होगा दैट विल शो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन है? मैग्नीशियम, इससे कम एल्यूमिनियम, इससे कम जिंक, इससे कम आयरन एंड लीस्ट इज कॉपर. तो ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, तो इस वजह से ये सबसे ज़्यादा रिएक्शन शो करता है डिस्प्लेसमेंट की, जिसमें ये इन सभी मेटल्स को डिस्प्लेस कर सकता है. कॉपर जो है वो यहाँ पर लीस्ट रिएक्टिव मेटल दिया गया है इन सभी में से, सो इट कैन नॉट शो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन विद एनी ऑफ दीज मेटल सॉल्ट सॉल्यूशन. तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर. अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर सेकंड पे. You are given the standard electrode potential of a few elements and you have to arrange in the increasing order of their reducing power. So question number second, it has given you standard electrode potential. तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसका दिया है? सबसे पहले दिया है पोटेशियम, आफ्टर दैट silver, mercury, magnesium and chromium. Silver, mercury, chromium and magnesium. Values given है. Potassium has -2.93 and silver has 0.80. इसके बाद mercury has 0.79 and magnesium has -2.37. Sorry, this is the value of magnesium, -2.37 volt, and chromium has -0.74 volt. So these are the value that is given to us. अब देखो बच्चों, हमें क्या करना है? हमें इनको अरेंज करना है इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिड्यूसिंग पावर. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनको हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो अरेंजमेंट है एलिमेंट्स की उस तरीके से अरेंज कर लेते हैं. सो हाईएस्ट वैल्यू इज ऑफ पोटेशियम -2.93. इससे कम वैल्यू किसकी है? मैग्नीशियम Mg2 पॉजिटिव ऑब्लिक Mg, इट इज़ अ वैल्यू ऑफ -2.37 वोल्ट. इससे कम वैल्यू क्रोमियम Cr2 प्लस ऑब्लिक Cr, दैट इज -0.74 वोल्ट. इससे कम वैल्यू किसकी है? अब पॉजिटिव में जाएंगे तो मरकरी आ जाएगा पहले, E0 वैल्यू ऑफ Hg2 प्लस ऑब्लिक Hg, और इसकी वैल्यू होती है 0.79 वोल्ट. और सबसे ज़्यादा पॉजिटिव वैल्यू जो है वो हमें दे रखी है सिल्वर की. अब बच्चों, इस सीरीज के अंदर जो सबसे ज़्यादा नेगेटिव वैल्यू होती है उसके अंदर रिड्यूस होने की टेंडेंसी, दिस इज द रिडक्शन पोटेंशियल. जिसका रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव आता है, इसका मतलब वो एलिमेंट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कैरी करता है. इट इज़ अ स्ट्रॉन्गर टेंडेंसी टू गेट ऑक्सीडाइज. इसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा नेगेटिव है, इसका मतलब इसके अंदर ऑक्सीडाइज होने की एबिलिटी सबसे ज़्यादा है. और जो खुद ऑक्सीडाइज होते हैं वो सामने वाले को क्या करते हैं? रिड्यूस. तो ये सबसे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा बिकॉज इट हैज़ मोस्ट टेंडेंसी टू गेट ऑक्सीडाइज. इसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा पॉजिटिव है, मतलब इसके अंदर रिड्यूस होने की टेंडेंसी सबसे ज़्यादा है. तो अगर ये खुद रिड्यूस होगा तो सामने वाले को क्या करेगा? ऑक्सीडाइज. क्योंकि अगर इसको रिड्यूस होना है तो इसको इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा, और जब सामने वाले से इलेक्ट्रॉन लेते हैं हम तो सामने वाले का क्या करवा देते हैं? ऑक्सीडेशन. तो यहाँ क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है विच इज द मोस्ट स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, या अरेंज द एलिमेंट्स
इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिड्यूसिंग पावर, तो ऊपर से नीचे आते हो तो ऑक्सीडेशन पावर बढ़ती है, ऑक्सीडाइजिंग पावर इंक्रीजेस डाउन। अगर नहीं नोट किया है तो इसको नोट कर लो आप, नीचे की तरफ ऑक्सीडाइजिंग पावर बढ़ती है और ऊपर की तरफ अगर हम जाते हैं तो रिड्यूसिंग पावर बढ़ती है। सो दिस विल बी द ऑर्डर एंड दिस इज द आंसर। इसके बाद आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। आपको एक रेडॉक्स रिएक्शन गिवन है, आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सी इलेक्ट्रोड जो है वो नेगेटिवली चार्ज होगी। What are the carrier of current in this cell, and write down the individual reaction taking place at each electrode. So question number 3 ये दे रखा है हमें, we are given this equation. Equation is this. So zinc changes into Zn2 plus and silver changes into this. तो जिंक जो है इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज आ गया, और सिल्वर जो है इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन, क्योंकि इसका पॉजिटिव चार्ज जो है वो डिसअपियर हो रहा है। ऑक्सीडेशन कहाँ होता है, एनोड पे, रिडक्शन कहाँ होता है, कैथोड पे। कैथोड पे कौन सा चार्ज होता है एक सेल में, पॉजिटिव, एनोड पे कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव। तो हमारा फर्स्ट पार्ट जो है क्वेश्चन का वो ये पूछ रहा है विच इलेक्ट्रोड विल बी नेगेटिवली चार्ज। सो आंसर इज जिंक इलेक्ट्रोड इज नेगेटिवली चार्ज्ड। फर्स्ट पार्ट आ गया। अब चलते हैं सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट सेज दैट व्हाट आर द कैरियर ऑफ करंट इन द सेल। इस सेल में करंट जो है वो कहाँ से कहाँ जाएगा। तो देखो बच्चों, एनोड जो होती है उस पर नेगेटिव चार्ज होता है, और नेगेटिव चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर ज़्यादा होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स आर इन लार्ज अमाउंट। कैथोड पे पॉजिटिव चार्ज होता है, मतलब वहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स कंज्यूम होते रहते हैं, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स आर लीस्ट। तो इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा जहाँ पर ज़्यादा होगा वहाँ से, जहाँ पर कम होगा वहाँ की तरफ। और इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होता है इससे जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है, करंट फ्लो। तो हमसे पूछा गया है व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो करंट फ्लोज फ्रॉम सिल्वर इलेक्ट्रोड। कैथोड कौन काम कर रही है, सिल्वर। एनोड जो है वो कौन सी इलेक्ट्रोड है, जिंक। सो वी कैन से दैट करंट फ्लोज फ्रॉम सिल्वर टू जिंक। ये आ गया डायरेक्शन ऑफ करंट। आफ्टर दैट द थर्ड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, the third part says that write down the individual reaction taking place at this electrode. तो इंडिविजुअल रिएक्शन तो हमें यहीं पर दे दी रिडॉक्स रिएक्शन में ही, आपको सिर्फ इलेक्ट्रॉन जो है उसको शो करना है। सो द थर्ड पार्ट कैन बी रिटन एज दिस, Zn changes into Zn2 plus 2 electron. This reaction will be taking place at anode because it involves oxidation. और कैथोड पे क्या होगा, ये दो इलेक्ट्रॉन्स कंज्यूम हो जाएंगे और सिल्वर रिड्यूस होके एटॉमिक फॉर्म में चला जाएगा। दिस इज द रिएक्शन दैट इज टेकिंग प्लेस एट कैथोड। तो इस तरीके से हम आंसर लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का। ओके, सो वी कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 says that you are given two equations and you have to find out the standard cell potential of these two equations. So in question number 4, the first equation that is given to us is 2 chromium plus 3 cadmium. So 2 chromium plus 3 cadmium, they undergo oxidation and reduction simultaneously and produces this. In the second equation, iron and silver, they are undergoing change in their oxidation number. The reaction proceeds as follows. So these are the two changes that are given to us, and we are also given the reduction potential, standard reduction potential of chromium, cadmium, silver and iron. So the E0 values of chromium
that is Cr3 plus oblique Cr, E naught values of Cd2 plus oblique CD, E naught value of Ag positive oblique Ag, and E naught value of Fe3 positive oblique Fe2 positive. These are given to us. क्रोमियम की क्या वैल्यू दे रखी है? क्रोमियम की वैल्यू दे रखी है -0.74 एंड कैडमियम इज -0.40 वोल्ट. सिल्वर की वैल्यू दे रखी है 0.80 और आयरन की 0.77. तो ये चार वैल्यूज हमें गिवन है. सबसे पहले तो हमें स्टैंडर्ड सेल ईएमएफ या स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल निकालना है. तो व्हाट इज द फॉर्मूला? ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड. अब आइडेंटिफाई करो कि इस फर्स्ट रिएक्शन के अंदर कौन कैथोड है कौन एनोड है. तो देखो यहाँ पर क्रोमियम जो है इसका क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन. ऑक्सीडेशन कहाँ होता है? एनोड. तो क्रोमियम बन गई एनोड. तो कैडमियम क्या हो जाएगा? दिस इज अंडरगोइंग रिडक्शन. रिडक्शन होता है कैथोड पे, तो ये बन गई कैथोड. कैडमियम इज कैथोड, क्रोमियम इज एनोड. फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं तो ये -0.40 माइनस ऑफ -0.74. सॉल्व करोगे क्या आएगा? 0.40 प्लस 0.74 तो प्लस 0.34 वोल्ट. दिस इज द वैल्यू ऑफ ई नॉट सेल ऑफ द फर्स्ट रेडॉक्स रिएक्शन. तो ये आ गया हमारा आंसर. अब चलते हैं हम सेकेंड रिएक्शन पे. सेकेंड रिएक्शन जो है इसका हम ई नॉट सेल कैलकुलेट करते हैं इसी तरीके से. वी यूज द सेम फॉर्मूला बट वी हैव टू आइडेंटिफाई विच इज कैथोड एंड विच इज एनोड. देखो आयरन जो है वो +2 से +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है. पॉजिटिव चार्ज इज इंक्रीजिंग. पॉजिटिव चार्ज कब बढ़ता है? जब और इलेक्ट्रॉन लूज हो जाए. मतलब यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है और ऑक्सीडेशन कहाँ होता है? एनोड पे. तो एनोड जो है वो क्या हो जाएगी? दिस इलेक्ट्रोड विल एक्ट एज एनोड. तो ये क्या बन गई? कैथोड. और हमें क्या निकालना है? ई नॉट सेल. तो फॉर्मूला क्या होता है? ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड. वैल्यू पुट करो, आंसर निकाल लो. तो 0.80 माइनस 0.77 क्या आंसर आ जाएगा? 0.03 वोल्ट. सो दिस इज द E naught cell or the cell potential of this second equation that is given. तो ये आ गया हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का. अब देखो इसके अंदर एक और पार्ट दिया गया. आपसे पूछा जा रहा है ऑल्सो कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ डेल्टा जी नॉट एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ दीज रिएक्शंस. तो इन रिएक्शंस का डेल्टा जी नॉट जो है वो भी बताइए और फिर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी निकालिए. मतलब जब ये सेल डिस्चार्ज हो जाएंगे तब इनका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होगा वो कितना आएगा. तो देखो अब सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं. वी फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ डेल्टा जी नॉट. फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस NF E नॉट सेल. अब n जो है वो यहाँ पर कितना है? तो रिएक्शन जो है अगर हम इसको देखें तो 2Cr3 प्लस 3CD2 प्लस चेंजेस इनटू 2Cr3 प्लस 3CD. तो यहां पर 3 एटम हैं कैडमियम के और 2 एटम हैं क्रोमियम के. क्रोमियम का एक एटम +3 चार्ज डेवलप कर रहा है. मतलब एक एटम 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है. यहां कितने एटम दे रखे हैं? 2. तो ये 2 एटम कितने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेंगे? 6 इलेक्ट्रॉन. तो इन्होंने 6 इलेक्ट्रॉन लूज किए और ये 6 इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन करेंगे. तो n की वैल्यू आ गई 6. तो 6 माइनस 6 इंटू फैराडे कॉन्स्टेंट इज 96500 मल्टीप्लाइड बाय इसका ई नॉट सेल जो आया है 0.34. तो डेल्टा जी नॉट जो है इसकी क्या वैल्यू आ जाएगी? इट विल कम आउट टू बी, मल्टीप्लाई दीज क्वांटिटीज एंड यू विल गेट माइनस 196860 जूल पर मोल. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा जी नॉट. इसी तरीके से हम यहाँ पर भी सेकेंड पार्ट वी फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ डेल्टा जी नॉट बाय यूजिंग द सेम फॉर्मूला. यहाँ पर n की वैल्यू जो है वो कितनी आएगी? तो इन दिस केस द वैल्यू ऑफ n विल बी 1. क्यों?
क्योंकि रिएक्शन देखिए +2 + Ag पॉजिटिव, इट गिव्स अस Fe3 + Ag। ये एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है और ये एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। पॉजिटिव चार्ज था, गायब हो गया, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है। तो n की वैल्यू कितनी आ गई? 1। सो इन दिस रिएक्शन द वैल्यू ऑफ n इज 1। -1 × 96500 × 0.03 मल्टीप्लाई करोगे, आंसर जो आएगा दैट विल बी 2895 वोल्ट। 2895 वोल्ट नहीं, सॉरी, जूल पर मोल आएगा। वी आर कैलकुलेटिंग डेल्टा जी नॉट। तो ये आ गई डेल्टा जी नॉट की वैल्यू इन दोनों प्रॉब्लम्स में। इसके बाद में हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है, तो माइनस डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू -2.303 RT log के इक्विलिब्रियम। तो इसमें आप वैल्यूज पुट करेंगे 2.303, R की वैल्यू 8.314, T इज टेम्परेचर 298 केल्विन गिवन है, log के इक्विलिब्रियम। डेल्टा जी नॉट की वैल्यू यहाँ पर रखी हुई है, इसको सॉल्व कर लो। पहले लॉग इक्विलिब्रियम के इक्विलिब्रियम की वैल्यू निकालोगे और फिर उसके बाद एंटी लॉग लेना पड़ेगा। तो इधर से हम लॉग जो है उसको हटा देंगे लास्ट स्टेप में, एंड वी टेक द वैल्यू ऑफ एंटी लॉग। तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर एंटी लॉग आता है 34.504। 34.504। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो वैल्यू जो है वो आएगी 3.192 into 10 raised to the power 34. So this is the value of K equilibrium that will come in this question. Similarly इसी तरीके से यहाँ पर भी करना होगा। डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू -2.303 इंटू 8.314 इंटू 298 इंटू लॉग के इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पर जब आप के इक्विलिब्रियम निकालेंगे तो डेल्टा जी नॉट की वैल्यू यहाँ से पुट कर लेंगे हम, -2895, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाता है। सिमिलरली यहाँ पर भी माइनस से माइनस कैंसिल होगा, तो के इक्विलिब्रियम जो आता है दैट विल बी इक्वल टू एंटी लॉग 0.5047, एंटी लॉग 0.5047। और इसकी जब वैल्यू आप देखते हैं एंटी लॉग टेबल के अंदर, सो यू विल गेट 3.22। So this is the value of equilibrium constant that you'll be getting. तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। इसके बाद में आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पे। देखो बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करना है। Write the Nernst equation and EMF of following cell at 298 Kelvin. So in question number 5, you have to write down Nernst equation. And EMF of following cell. EMF भी कैलकुलेट करना है at 298 Kelvin. ओके, तो सबसे पहला जो सेल हमें दिया गया है दिस इज Mg/Mg2+, और इसकी कंसंट्रेशन गिवन है 0.001। सॉल्ट ब्रिज। दूसरी जो इलेक्ट्रोड दी गई है वो दी गई है कॉपर की, और यहाँ पर कंसंट्रेशन दे रखी है 0.0001। अब हमें जो है वो सबसे पहले तो नर्स्ट इक्वेशन लिखनी है। नर्स्ट इक्वेशन लिखने से पहले यहाँ पर इसकी रेडॉक्स रिएक्शन लिख लेते हैं। तो सॉल्ट ब्रिज के लेफ्ट साइड में कौन सी इलेक्ट्रोड होती है? एनोड। राइट साइड में कौन सी इलेक्ट्रोड होती है? कैथोड। एनोड का ऑक्सीडेशन होता है, सो Mg चेंजेस इनटू Mg2+ एंड इट गिव्स 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर कॉपर जो है इसका रिडक्शन हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन जो है एक्सचेंज कर रहे हैं 2-2। तो जब आप इनको ऐड करोगे तो फाइनल रेडॉक्स रिएक्शन आ गई हमारे पास, मैग्नीशियम प्लस कॉपर 2+। एक्वा सॉल्यूशन में इसकी कंसंट्रेशन जो है वो 0.0001 चेंजेस इनटू Mg2+, और Mg2+ की कंसंट्रेशन दे रखी है 0.001 प्लस Cu। तो ये आ गई हमारे पास रेडॉक्स रिएक्शन। अब हम नर्स्ट इक्वेशन में यूज़ करेंगे इसका। तो नर्स्ट इक्वेशन क्या थी? E सेल इज इक्वल टू E0 सेल माइनस 0.0591 अपॉन N।
क्यों लिया ये? क्योंकि मुझे ऑलरेडी टेम्परेचर गिवन है 298 केल्विन पे, और लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो ये प्योर सॉलिड स्टेट में है, तो इनकी कंसंट्रेशन 1 दी जाएगी, तो इन दोनों की वैल्यूज जो है वो 1 पुट करेंगे, तो फाइनली जो है वो इक्वेशन क्या आ जाती है, ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन की वैल्यू कितनी आएगी 2 लॉग Mg2 प्लस जो है वो कितना आएगा, Mg2 प्लस की कंसंट्रेशन दे रखी है 0.001 डिवाइडेड बाई Cu2 प्लस इज 0.0001। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा log 10, और log 10 की वैल्यू क्या होती है 1। अब देखो ई नॉट सेल जो है वो हम कैसे निकालेंगे, तो ई नॉट सेल निकालने के लिए हमें इन इलेक्ट्रोड्स का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो दिया गया है। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर एंड मैग्नीशियम इज गिवन टू अस, ई नॉट वैल्यू ऑफ Mg2 plus oblique Mg is minus 2.37 and E naught value of Cu2 plus oblique Cu is 0.34 वोल्ट। ये दोनों वैल्यूज हमें गिवन है इस क्वेश्चन के अंदर। तो हम E नॉट सेल निकाल लेंगे। कैसे निकालते हैं, E नॉट कैथोड माइनस E नॉट एनोड। कैथोड कौन है, कॉपर, एनोड क्या है, मैग्नीशियम, तो हम 0.34 माइनस ऑफ माइनस 2.37 वोल्ट करेंगे तो ई नॉट सेल आ जाएगा। तो इसको जब आप ऐड करोगे तो वैल्यू क्या आती है यहाँ पर, तो 2.71 वोल्ट ये आएगी ई नॉट सेल की वैल्यू। इस फॉर्मूले में यहाँ पर हम यूज़ करते हैं इसको और निकाल लेते हैं ई सेल कितना होगा। तो ई सेल इज इक्वल टू 2.71 माइनस 0.0591 अपॉन 2 इंटू 1। इसको सॉल्व कर लो, 0.02955, तो ये आ जाएगा 2.6 ये 5409 इतना वोल्ट, दिस इज ई सेल। तो ये फर्स्ट पार्ट मैंने कर दिया है। ऐसे ही आपको 4 पार्ट्स और दे रखे हैं इस क्वेश्चन में। तो इसी तरीके से आप सभी के लिए नर्स्ट इक्वेशन जो है उसकी पहले तो रिडॉक्स रिएक्शन बनाएंगे और रिडॉक्स रिएक्शन बनाने के बाद वैल्यूज़ पुट कर देंगे जो भी गिवन वैल्यूज़ दे रखी है क्वेश्चन के अंदर। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो है वो हमें दिया गया बटन सेल से। तो क्वेश्चन कहता है इन द बटन सेल वाइडली यूज्ड इन वॉचेस एंड अदर डिवाइसेस द फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस। तो बटन सेल की रिएक्शन दे रखी है हमें। The reaction is zinc plus silver oxide plus water plus Ag2O plus H2O. It produces Zn2 plus 2Ag plus OH minus. तो ये हमें डाटा गिवन है इस क्वेश्चन के अंदर। अब ये पूछ रहा है डिटरमाइन द ई नॉट वैल्यू एंड डेल्टा जी नॉट फॉर दिस रिएक्शन। ई नॉट वैल्यू क्या होगी एंड डेल्टा जी नॉट वैल्यू क्या होगी इस रिएक्शन की। गिवन क्वांटिटीज क्या क्या हैं, जिंक जो है उसकी क्वांटिटीज गिवन है, Zn चेंजेस इनटू Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। इसका ई नॉट दे रखा है 0.76। Second, silver oxide plus water plus 2 electron, it gives us Ag2O plus water plus 2 electron. It gives us 2Ag plus 2OH minus और इसका E नॉट दे रखा है 0.344 वोल्ट। तो ये डाटा हमें गिवन है और हमसे पूछा जा रहा है E नॉट सेल। अब देखो बच्चों, ये रिएक्शन जो आपको लिख के दी गई ये ऑक्सीडेशन के टर्म्स में दी गई है।
और यहाँ पर जो ई नॉट वैल्यू लिखी हुई है ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। तो यहाँ पर कोई सिंबल नहीं लिखा गया, इस रिएक्शन के साथ ई नॉट वैल्यू लिखी गई, इसका मतलब ऑक्सीडेशन की रिएक्शन है, तो ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल गिवन है। इसमें गलती मत करना इस क्वेश्चन में। यहां पर आपको सिल्वर का ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो कितना दिया गया है, यहां पर इसका सिल्वर का ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +1 है और ये 0 में जा रहा है, मतलब सिल्वर का रिडक्शन हो रहा है। तो ये इक्वेशन रिडक्शन वाली दे रखी है, तो ये जो वैल्यू हमें गिवन है दिस इज रिडक्शन पोटेंशियल। तो इस क्वेश्चन में क्या ट्रिक खेला गया, इस क्वेश्चन के अंदर आपको एक वैल्यू तो दे दी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की और दूसरी वैल्यू दे दी रिडक्शन पोटेंशियल की। अब तुमसे क्या पूछ रहा है, ई नॉट सेल बताओ क्या होगा। ई नॉट सेल का फॉर्मूला क्या होता है, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, लेकिन ये दोनों ही रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म्स में होते हैं। तो कैथोड जो है उसका तो हमें रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है यहाँ पर, लेकिन एनोड का हमें ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे रखा है। तो हम सबसे पहले तो क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन गिवन थी इस इक्वेशन को ऐसे लिखना पड़ेगा हमें, Zn2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, इट गिव्स अस Zn एंड द ई नॉट वैल्यू विल बिकम नेगेटिव। तो ये आ गया अब एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल। अब आप वैल्यूज पुट करोगे, सबसे पहले कैथोड की वैल्यू 0.344 वोल्ट माइनस ऑफ -0.76 वोल्ट। इसको सॉल्व कर लो, सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा 1.104 वोल्ट। ये वैल्यू आ गई ई नॉट सेल की। तो भाई बटन सेल जो है वो काम करता है और कोई भी सेल जो फंक्शनल होता है उसके ई नॉट सेल की वैल्यू क्या आनी चाहिए, पॉजिटिव। लास्ट लेक्चर में आपको समझाया था जो सेल फंक्शनल होते हैं उनकी गिब्स फ्री एनर्जी नेगेटिव आती है। तो डेल्टा जी इज इक्वल टू -NFE, ये नेगेटिव कब होगी, जब ये पॉजिटिव आएगा तभी ये वैल्यू नेगेटिव आ सकती है। अगर ये नेगेटिव आ गया तो ये नेगेटिव नेगेटिव मिलके क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव, और डेल्टा जी अगर पॉजिटिव होगी तो सेल कभी काम नहीं करेगा। तो बटन सेल तो काम करता है, हम डेली लाइफ में यूज करते हैं। तो इस तरीके से आप थोड़ा सा सोच सकते हैं ऐसे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने से पहले। तो गिवन क्वांटिटी जो हमें दी गई थी यहाँ पर वो एक ऑक्सीडेशन पोटेंशियल थी और दूसरी रिडक्शन पोटेंशियल थी। तो हमने ई नॉट सेल निकाल लिया, अब डेल्टा जी नॉट निकाल सकते हो आप, डायरेक्ट फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट करो, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू -NF ई नॉट सेल, 1.104 वोल्ट यूज करेंगे हम। तो डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू -NF ई नॉट सेल, एन की वैल्यू क्या रहेगी 2, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज हो रहे हैं, 96500 इंटू 1.104, इसको आप मल्टीप्लाई कर लो, जो भी आंसर आएगा नेगेटिव में। तो यहाँ पर वैल्यू जो है वो हमें दे रखी है, दिस क्वेश्चन इज गिविंग अस अ वैल्यू ऑफ 2.13 इंटू 10⁵ जूल, 2.13 इंटू 10⁵ जूल। So this is the answer of this question number 6। तो ये हो गया बच्चों हमारा न्यूमेरिकल। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Now the next question says that define conductivity and molar conductivity for a solution of an electrolyte and discuss their variation with concentration। तो देखो कंडक्टिविटी किसका नाम होता है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस का, और स्पेसिफिक कंडक्टेंस जो है वो कितनी सॉल्यूशन का होता है, तो इट इज द कंडक्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। दूसरी तरफ मोलर कंडक्टेंस या मोलर कंडक्टिविटी जो है वो मोलर कंडक्टेंस को बोला जाता है, और मोलर कंडक्टेंस कितनी सॉल्यूशन का होता है, 1 मोलर सॉल्यूशन का। तो ये तो हो गई इनकी डेफिनेशन। अब आती है इनकी वेरिएशन विद कंसंट्रेशन। स्पेसिफिक कंडक्टेंस जो है वो इंक्रीज होता है विद कंसंट्रेशन, क्योंकि पर यूनिट वॉल्यूम आयंस बढ़ जाते हैं। तो इंक्रीज विद कंसंट्रेशन स्पेसिफिक कंडक्टेंस।
लेकिन मोलर कंडक्टेंस जो है इसके अंदर आपने डिबाई-हक्कल-ऑन-सागर इक्वेशन पढ़ी थी और ये ग्राफ पढ़ा था कि जैसे जैसे कंसंट्रेशन बढ़ती है वैसे वैसे लेमडा एम नॉट की वैल्यू जो है वो कम होती जाती है। क्यों कम होती जाती है? क्योंकि आयंस जो हैं वो फिर एसोसिएट होना शुरू हो जाते हैं, फ्रीली मूव नहीं कर पाते। तो ये वेरिएशन होता है जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आपने वेरिएशन ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस पढ़ा था विद द डाइल्यूशन ऑफ द सॉल्यूशन। तो सेम वही क्वेश्चन पूछा जा रहा है यहाँ पर। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8। इसमें पूछा गया कंडक्टिविटी ऑफ अ 0.2 मोलर सॉल्यूशन ऑफ KCl इज दिस, कैलकुलेट इट्स मोलर कंडक्टिविटी। सो क्वेश्चन नंबर 8, कंसंट्रेशन गिवन है 0.2 मोलर, टेम्परेचर दे रखा है 298 केल्विन और स्पेसिफिक कंडक्टेंस जो दे रखा है जिसको हम कंडक्टिविटी भी बोलते हैं दैट इज कापा, इसकी वैल्यू है 0.0248 सीमेन सेंटीमीटर इनवर्स। हमें क्या निकालना है? मोलर कंडक्टिविटी कितनी होगी। तो क्या फॉर्मूला होता है? लेमडा एम इज इक्वल टू कापा इंटू 1000 अपॉन एम दैट इज मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। वैल्यू पुट करो 0.0248 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन इज 0.2। इसको सॉल्व कर लो, सॉल्व करोगे जो भी आंसर आएगा दैट विल बी सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। तो जो भी आंसर आता है तो ये यूनिट रहेगी और ये आ जाएगी हमारी मोलर कंडक्टिविटी। तो इसको अगर हम सॉल्व करें, मल्टीप्लाई कर लो इसको, तो ये हो गया 4 डेसिमल 124। आंसर विल बी 124 सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में दे रखा है रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टिविटी सेल कंटेनिंग 0.001 मोलर KCl सॉल्यूशन एट 298 केल्विन इज 1500 ओम। रेजिस्टेंस दे रखा है, रेजिस्टेंस ऑफ KCl सॉल्यूशन जिसकी मोलैरिटी गिवन है 0.001 मोलर और रेजिस्टेंस गिवन है 1500 ओम। What is the cell constant if conductivity of the solution is 0.146? Conductivity 0.146 into 10 raised to the power -3 सीमेन सेंटीमीटर इनवर्स। क्या पूछ रहा है? सेल कांस्टेंट क्या होगा। सेल कांस्टेंट किसको बोलते हैं बच्चों? L/A को बोला जाता है। तो रेजिस्टेंस गिवन है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस जो है वो गिवन है और कंसंट्रेशन गिवन है। तो देखो यहां पर किस तरीके से निकालेंगे हम। इस कंसंट्रेशन का कोई रोल नहीं रहने वाला इस क्वेश्चन के अंदर। हम सीधा रिलेशन यूज करते हैं कापा इज इक्वल टू C इंटू L/A। ये रिलेशन किसके बीच में होता है? स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टेंस के बीच में। कंडक्टेंस को हम क्या लिख सकते हैं? C इज इक्वल टू 1/R। तो कापा जो है वो क्या हो गया? 1/R इंटू L/A। हमें L/A कैलकुलेट करना है तो L/A इज इक्वल टू कापा इंटू R। कापा की वैल्यू क्या दे रखी है? 0.146 इंटू 10 की पावर -3 और रेजिस्टेंस कितना दे रखा है? 1500। जो भी आंसर आएगा उसकी यूनिट क्या रहेगी? सेंटीमीटर इनवर्स। तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं आंसर आता है 0.219। सो दिस इज द सेल कांस्टेंट ऑफ दिस कंडक्टोमीटर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10। Conductivity of NaCl solution, it has been determined at different concentration and result are given below. Find the value of lambda naught. तो यहाँ पर हमें अलग अलग कंसंट्रेशन पर अलग अलग कंडक्टिविटी की वैल्यू गिवन है।
और हमसे पूछा जा रहा है कि कैलकुलेट लेमडा फॉर ऑल द कंसंट्रेशन एंड ड्रॉ अ प्लॉट बिटवीन लेमडा एंड अंडर रूट सी एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा नॉट। तो देखो बच्चों, इस क्वेश्चन में क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 10 जो है उसको आप पहले लिख लीजिए। कंसंट्रेशन और 10 की पावर 2 इंटू कापा, यूनिट है सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स। इस तरीके से हमें एक टेबल दे रखी है जिसमें हमें कंसंट्रेशन और कंडक्टिविटी की वैल्यूज दे रखी हैं। द कंसंट्रेशन दैट इज गिवन इज 0.001, 0.010, 0.020, 0.050 एंड 0.1। और स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी की वैल्यू दे रखी है 1.237, 11.87, सॉरी 11.85, 23.15 और 55.53, 106.74। ये वैल्यू दे दी स्पेसिफिक कंडक्टेंस की। अब हमसे ये पूछ रहा है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ लेमडा एम। इस गिवन कंसंट्रेशन पर लेमडा एम सी की वैल्यू निकालो। तो आप जो है हर एक इंडिविजुअल के लिए लेमडा एम सी कैलकुलेट करेंगे और इन सब में फॉर्मूला जो लगने वाला है दैट इज गोइंग टू बी लेमडा एम सी इज इक्वल टू कापा इंटू 1000 अपॉन एम, दैट इज मोलैरिटी। तो कापा की वैल्यू हमें गिवन है, ये वैल्यू लिख रखी है। कंसंट्रेशन गिवन है, रिस्पेक्टिव कंसंट्रेशन, वैल्यू पुट करो, लेमडा एम सी निकाल लो। तो इस तरीके से सबकी लेमडा एम सी की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर। तो आप यहाँ पर एक और कॉलम बना लेना इसी तरीके से कि भाई लेमडा एम सी ऑफ द पर्टिकुलर गिवन वैल्यूज, इस तरीके से एक और कॉलम आ जाएगा। अब तुम्हें एक ग्राफ बनाना है। ग्राफ जो है उसके अंदर लेमडा एम सी की वैल्यू रहेगी इधर और अंडर रूट कंसंट्रेशन, ये जो कंसंट्रेशन दिया है इसका अंडर रूट लेना है। तो जब इन दोनों का आप ग्राफ बनाओगे, यहाँ पर अंडर रूट सी की वैल्यू भी लिख लेना साथ साथ, तो ग्राफ बनाने में इजी रहेगा। जब आप ग्राफ बनाओगे तो आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। ये स्ट्रेट लाइन जब हम एक्स्ट्रापोलेट करते हैं, मतलब इसको जब एक्सटेंड करते हैं हम फर्दर आगे, तो ये लाइन आके इंटरसेक्ट करती है किसी एक पॉइंट पे। ये जो पॉइंट है दिस इज द वैल्यू ऑफ लेमडा एम नॉट, या फिर जिसको हम बोलते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। इस तरीके से हमें, थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है क्योंकि हमें पहले तो लेमडा एम सी कैलकुलेट करना पड़ेगा और उसके बाद में ग्राफ प्लॉट करना पड़ेगा और ग्राफ बनाने के बाद में जो है वो हमारा आंसर आएगा। तो जनरली ऐसे क्वेश्चंस जो है वो आपसे बोर्ड एग्जाम में नहीं दिए जाते क्योंकि ये काफ़ी लेंदी क्वेश्चन हो जाता है ग्राफ वाला क्वेश्चन। तो जनरली केमिस्ट्री के अंदर हमसे जो है वो ग्राफिकल क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते, मैथमेटिक्स जो है उसमें पूछ लिए जाते हैं। अब हम एक और क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। कंडक्टिविटी, दिस इज क्वेश्चन नंबर 11। कंडक्टिविटी एसिटिक एसिड की दे रखी है, कंसंट्रेशन दे रखी है, मोलर कंडक्टिविटी पूछी जा रही है। तो देखिए किस तरीके से निकालते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। कंसंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड जो है वो गिवन है 0.00241 मोलर और कंडक्टिविटी गिवन है 7.896 इंटू 10⁻⁴ सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स, 10 की पावर -5 है। कैलकुलेट द मोलर कंडक्टिविटी, मतलब लेमडा एम सी पूछा जा रहा है कितना होगा। इफ लेमडा एम नॉट फॉर एसिटिक एसिड इज 390.5 सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, ये हमें गिवन है। व्हाट इज इट्स डिसोसिएशन कांस्टेंट, अल्फा की वैल्यू भी पूछी जा रही है कितनी होगी। तो सबसे पहले तो हम ये निकालते हैं। ये निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है सिंपल सा, कापा इंटू 1000 अपॉन एम, दैट इज मोलैरिटी। वैल्यू पुट करो, ये वैल्यू पुट करनी है, ये वैल्यू पुट करनी है।
तो लेमडा एम सी आ जाएगा, इसकी वैल्यू आती है 32.76। तो लेमडा एम सी विल बी 32.76 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। दिस विल बी द वैल्यू ऑफ लेमडा एम सी। अब इसके बाद में देखो हमें डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालना है। तो डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालने से पहले हमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना पड़ेगा। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन किसको बोलते हैं? अल्फा को। अल्फा कैसे निकालते हैं? मोलर कंडक्टिविटी एट अ गिवन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो 32.76 डिवाइडेड बाय 390.5, इसको जब आप डिवाइड करोगे तो आंसर जो है वो आ जाएगा 8.4 इंटू 10⁻²। तो ये आ गया डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। फ्रैक्शन कह सकते हैं इसको एक तरीके से कि एक मॉलिक्यूल जो है उसमें से 8.4 इंटू 10⁻² मतलब 0.084 मॉलिक्यूल्स डिसोसिएट होते हैं। अब डिसोसिएशन कांस्टेंट जो है उसको निकालने का फॉर्मूला क्या है? Ka इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। सी कितना है? 0.00241। अल्फा कितना आया? 0.084 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.084। वैल्यू सॉल्व करो, कैलकुलेट करो, आंसर आ जाएगा 1.86 इंटू 10⁻5। सो दिस इज द डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka ऑफ दिस एसिड। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व। तो इसी तरीके से आपको ये सभी न्यूमेरिकल्स जो हैं वो प्रैक्टिस करने हैं। ये न्यूमेरिकल बेस्ड चैप्टर है जो कि एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो इसके न्यूमेरिकल्स आप सभी प्रैक्टिस कर लेना। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हो।